गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम नीट के पेपर का डिस्कशन करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे कि पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था। ठीक है, तो नीट के पेपर में बच्चों हम फिजिक्स पोर्शन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और साथ में ये पता करेंगे किस क्वेश्चन को समय रहते अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है ना, हालांकि सारे क्वेश्चन ही ईजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टाइम ले सकते थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बस क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट होता है किसको छोड़ देना है। तो चलिए फिजिक्स पोर्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, सॉल्यूशन दिखा दूंगा। बच्चों पहला क्वेश्चन आपका सीरीज एलसीआर सर्किट से। ठीक है, आपको एक इंडक्टर दिया है, एक कैपेसिटर दिया है और एक रजिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है बच्चों 40 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज दिया है वो 10 वोल्ट दिया है और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको इम्पीडेंस बताना है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट हमको गिवन है तो पहले बच्चों ये समझो कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ। तो हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या होती है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, तो आई नॉट ही हमारा एम्पलीट्यूड है। जो पीक वैल्यू होती है करंट की वही क्या होती है बच्चों, यही एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, यानी आई नॉट हमको गिवन है 10√2। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि इम्पीडेंस क्या होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन बच्चों, इम्पीडेंस क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4√2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों 5/√2। तीसरा ऑप्शन है आपका 4 और चौथा ऑप्शन है 5 ओम। ठीक है, तो देखो इम्पीडेंस निकालना बच्चों। ठीक है ना, तो जेड कैसे कैलकुलेट होगा, जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V/I। ये V क्या है बच्चों, RMS वैल्यू है। ठीक है, तो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, √ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR²। ठीक है, डिवाइडेड बाई IRMS हमें चाहिए, हमको I नॉट मालूम है। IRMS क्या होता है बच्चों, IRMS होता है I नॉट बाई √2। ठीक है ना, तो I नॉट तो बच्चों हमारा 10√2 है। 10√2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 10 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया बच्चों 40 - 10 का होल स्क्वायर 30² √10। ठीक है, सॉरी VR कितना है बच्चों हमारा 40, VR कितना है 40। तो 40 - 10 कितना हो गया बच्चों 30। 30 का स्क्वायर इज 900, 900 प्लस 1600 इज 2500। 2500 का √ कितना हो जाएगा बच्चों 50। 50/10 इज 5 ओम। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 5 ओम। तो पहला हमारा अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही खास नहीं था। ठीक है, आसानी था। चलिए इसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ये इजी कैटेगरी ही में काउंट होगा क्योंकि इस चैप्टर से बच्चों को मालूम होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत टफ इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, आपका है ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उसमें भी टॉपिक का नाम है प्रिज्म। ठीक है ना, हमें एक दिया हुआ है प्रिज्म, ऐसे राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, एक रे इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली। ठीक है, इतना तो फिगर में गिवन है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है √3। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0। ठीक है ना, क्योंकि हम सारे एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो आप इस पर नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो इस लाइन के पैरेलल ही हो जाएगा, यानी ये रे तो भाई सीधे आ गई ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। ठीक, देखिए क्या होगा, ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, 60 90 150 30। चलो ये टोटल कितना है बच्चों, ये कितना है 90, ये क्या है 60।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको ये एंगल पता करना है, ये एंगल पता चल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आप निकाल सकते हो। ये देखो बच्चों, ये हो गया 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, रे जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो रे किस मीडियम में जा रही है, एयर में जा रही है। ठीक है, तो साइन आई की जगह आप ई लिख लेना क्योंकि इमरजेंट रे पूछा हुआ है। ठीक है, तो साइन ई बाई साइन आर यही है ना, साइन ई बाई साइन आर। ठीक है, तो ई यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इमरजेंट रे है तो इसको आई लिखते हैं। ठीक है, ये एंगल हो गया साइन 30 और ये हमें ई निकालना। ठीक है ना, जो बाहर की तरफ रे निकल रही है वो इमरजेंट रे। ठीक है, ये कितना हो गया 1/√3। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। तो साइन ई किसके बराबर हो जाएगा, √3/2। तो एंगल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। देखते हैं, पहला ही ऑप्शन दिया है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। तो स्नेल्स लॉ आपको बस लगाने आना चाहिए था, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन भी क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है। फिर ये लाइट जो ऐसे पड़ी इसको हम R1 या R2 मान लेते हैं और इधर इमरजेंट एंगल, ये एंगल आ रहा है हमारा 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से। ठीक है, तो ये भी आसानी सा है। देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है ना, किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हमें डाइपोल मिला यहाँ पर। ठीक है ना, और ये है +Q और ये क्या है -Q। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी दूरी इससे क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा उसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा लगेगा। अच्छा, इस पे फोर्स इधर क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज में फोर्स फील्ड के डायरेक्शन ही में लगती है। तो ये मान लेते हैं फोर्स F1 है और ये मान लेते हैं फोर्स F2 है। तो हमें दिख रहा है कि F1 F2 से ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी नेट फोर्स हमारा किधर हो गया इस डाइपोल पे, इधर की तरफ। तो डाइपोल तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ही में मूव करेगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है कि टूवर्ड द लेफ्ट एज इट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है ना, तो लेफ्ट में तो जाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा दिया है बच्चों टूवर्ड द लेफ्ट, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है टूवर्ड द राइट एज इट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया बच्चों। आप ध्यान से देखो कि अगर इस पे फोर्स किसके वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे, या फिर आप जनरल भी ले सकते हो, कोई भी केस ले सकते हो मैकेनिक्स का, कि कोई बॉडी अगर कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से मूव कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। खुद सोचो, कुछ लॉजिक लगा लो। अगर आपको ये टॉपिक नहीं मालूम है तो मान लेते हैं इस बॉडी को यहाँ से गिरा दी। ठीक है ना, इसका मास m है, तो नीचे फोर्स लग रहा होगा ना mg। तो ये किस फोर्स की वजह से आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। हमें तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही नीचे आ रहा है। तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है ना। तो इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज दिया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टूवर्ड्स द राइट, राइट में तो जाएगी ही। ठीक है ना, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है ना, एज इट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमारा वर्क डन पॉजिटिव आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। थोड़ा सा अच्छा सा सवाल था, कोई कैलकुलेशन इसमें था नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं मैच द कॉलम से रिलेटेड है। ठीक है, मैच द कॉलम में बच्चों किसको किसके साथ मैच करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, और क्या दिया है बच्चों? करंट डेंसिटी। चलिए मैच द कॉलम है, यहाँ पे लिख लेते हैं m/ne² रो, रो रेजिस्टिविटी है, NE/VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये तो EE τ/m रिलैक्सेशन टाइम है, और E/J, ठीक है ना। मैच कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों? तो ये तो डेरिवेशन आप बोर्ड में रहते हो तभी पढ़ लेते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है? EE τ/m के, EE τ/m के। टाउ क्या है बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम है हमारा। तो कहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यानी पहले का ऑप्शन तो दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो क्या होती है? तो आपको याद होगा बच्चों कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ जब डिराइव करते थे तो R बराबर क्या आता था? ml/ANE² टाउ, यही आता था ना। L और A के टर्म को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो रेजिस्टिविटी होगा। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई? किसके बराबर हो गई? m/NE² टाउ के, ठीक है। तो देखो यहां पर कहीं है रेजिस्टिविटी m/NE² टाउ, दिख तो नहीं रहा है। देखो यहाँ पे m/NE² रो दे दिया है। तो अगर मैं रो को यहाँ पे कर दूँ और टाउ को यहाँ पे कर दूँ तो यानी ये तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम का हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम तो यहाँ पे दिया है, यानी इसका तो इसके साथ होना चाहिए था, ठीक है। इसको देख लेते हैं E/Z। E बराबर क्या होता है बच्चों? E बराबर क्या होता है? हाँ, करंट डेंसिटी हम जानते हैं। करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है? J बराबर सिग्मा I, ठीक है। तो E/J इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा क्या होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी, यानी इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। बचा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों? करंट का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, I बराबर क्या होता है? ANEVD। तो I/A ये किसके बराबर होगा? NEVD के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट मैच हुआ। आइए देखते हैं, आपको क्वेश्चन में ABCD लिखा हुआ है, मैं ही मिला लेता हूँ। इसका इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है। B का लास्ट वाला है, थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। जो NCERT पढ़ा होगा उसको ध्यान से, फॉर्मूले उसके दिमाग में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में अधिकतर ऐसे डेरिवेशन हमारे आते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? देखिए, ये आपका रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक न्यूक्लियाई दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो एक नया न्यूक्लियाई बना रहा है जिसमें Z-1 हो जा रहा है, ठीक है ना। ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, नए न्यूक्लियस में Z-3 हो जा रहा है, और ये टूट जा रहा है बच्चों किसमें? D में, ठीक है, Z-2 हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि पॉसिबल डीके का सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना। पहला दिया है आपको ऑप्शन अल्फ़ा, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा दिया है अल्फ़ा, बीटा प्लस, बीटा नेगेटिव। तीसरा दिया है बच्चों बीटा प्लस, अल्फ़ा, बीटा नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ वन इज बीटा नेगेटिव, अल्फ़ा एंड बीटा पॉजिटिव। क्लियर है? चलो देखो बच्चों, यहाँ से देखो Z से Z-1 हो गया, ठीक है ना। प्रोटॉन की संख्या एक कम हो गई। तो प्रोटॉन की संख्या कम किस में होती है?
बीटा डीके में होती है। अब बीटा में पॉजिटिव या नेगेटिव डीके में, तो पॉजिटिव, ठीक है ना, बीटा पॉजिटिव हो गया। यहाँ से एक से दो और प्रोटॉन कम हो गए, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा पे डबल चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोटॉन की संख्या फिर बढ़ गई, यहाँ पर क्या हो गया, बीटा नेगेटिव, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा प्लस अल्फा एंड माइनस होना चाहिए। हाँ ठीक, ये वाला ऑप्शन होगा सी, ठीक है। ए बी सी डी में से क्या होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है। डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि अगर फोर्स, ठीक है, और हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज हम चूज करें तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए बच्चों, एफ टू द पावर ए, ठीक है ना, ए टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी। और हम दोनों साइड में डायमेंशन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का तो केजी का एम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या हो गया बच्चों, एल टी माइनस टू, ठीक है, ये हो गया ए। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया बी। और टी क्या था बच्चों, टाइम था ना हमारा, टी क्या था, रुकिए देख लेते हैं, हाँ टाइम ही है, तो टाइम का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बेसिकली वर्क डन, ठीक है, वर्क डन और एनर्जी का यूनिट तो सेम होता है। तो ये होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर कर लो, देखो मास का टर्म इधर तो है नहीं, यानी यहीं पर है, तो ए इक्वल टू 1 तो डायरेक्ट आ गया यहाँ से, एम टू द पावर ए इक्वल टू एम टू द पावर 1, ए इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो L2 दिया है, यहाँ पर ए मिलेगा, यहाँ बी मिलेगा, यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 2, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस ए, दैट इज 1, ठीक है। क्लियर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी निकालना है बच्चों। तो ये देखो यहाँ से, यहाँ पर हो गया -2a -2b प्लस सी, ये किसके बराबर है, -2 के, ठीक है ना। ए की वैल्यू रख लेते हैं 1, बी की वैल्यू रख लेते हैं 1, तो ये हो गया -4 प्लस सी इक्वल टू -2, तो सी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सारी वैल्यू रख लेते हैं। ए कितना आया बच्चों, ए 1 आया है, ठीक है। बी कितना आया बच्चों, बी भी 1 आया है, और सी कितना आया है 2, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, एफ टू द पावर 1, ए टू द पावर 1, टी टू द पावर 2, ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू तो 0 दिया है, टी इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ब्लॉक इन द इंटरवल टी n-1 टू टी इक्वल टू n, तो रेशियो ऑफ एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 क्या होगा, ठीक है ना, ये रेशियो पूछा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं, 2n-1 बाई 2n, 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन 2n-1, 2n अपॉन 2n-1, ठीक है। तो देखो बच्चों एस एन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड, ठीक है। का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, u प्लस a बाई 2
2n-1, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना। चलो, तो u तो हमें गिवन है कि ये 0 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो Sn+1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, 2 जहाँ पर n है वहाँ पे n+1 रख लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का तो रेशियो पूछा है, तो इस टर्म से तो ये टर्म कट जाएगा। ऊपर क्या बचा बच्चों, 2n-1, 2n+2 एंड -1, 2n+1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, 2n-1 ऊपर ये, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत दिक्कत की इसमें तो बात कोई है नहीं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर बच्चे दिमाग लगाएंगे तो ये शायद सॉल्व हो जाए, ठीक है। टाइम टेकिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये EM वेव से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है कि फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन x डायरेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें मालूम है कि EM वेव में जो वेव प्रोपोगेट करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड खुद क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो पहले आइए ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है J+K, J+K, ठीक है, ये J है हमारा। दूसरा बच्चों देखो -J+K, -J-K, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं J+K, -J-K, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, -J+K, -J+K, ठीक है। चलो, अब देखो ये बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, वो एक दूसरे कैसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना तो आप पढ़े हो। कुछ याद आ रहा होगा आपको ऐसा, ठीक है। 3D फिगर है तो सेट कर देंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो ये अगर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये तो वेक्टर हमें गिवन है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। J का J से करेंगे तो 1 आएगा, K का K से करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 + 1 ये तो 2 आ जाएगा, ये 0 नहीं होगा। J का -J से करेंगे बच्चों क्या आएगा, -1, K का -K से करेंगे -1, यहाँ -2 आ जाएगा, ये भी 0 नहीं होगा। ये आ गया बच्चों 1 और ये भी आ गया 1, ये भी 2 हो गया, ये भी 0 नहीं होगा। इसका इससे करेंगे बच्चों तो +1 और इसका इससे करेंगे तो -1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में वेक्टर का है, बाकी और ऐसा कुछ था नहीं कि आपको बहुत टफ लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आपका कैपेसिटर से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate. If the distance between the plate is D and the area of each plate is A, the energy stored in a capacitor is। अच्छा, ठीक है। तो कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो D है और एरिया है A, ठीक है। तो हमें मालूम है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, ये चार्जेस कहाँ होते हैं, इनसाइड द प्लेट, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। ई हमें गिवन है, ये ई कितना होता है, σ/ε। हालांकि इसका कोई यूज अभी हमें करना नहीं है क्योंकि ऑप्शन ई के ही टर्म में दिया हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया है 1/2 ε0 E², ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, ε0 E × AD।
थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, एंड फोर्थ वन इज ई स्क्वायर ए डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, आंसर में कौन से पूछा है कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, तो ये तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये कितना है बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि किसी वॉल्यूम V में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, ई स्क्वायर इंटू वी। अब इस कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ बच्चों। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ए है और दूरी क्या है D, तो एरिया इंटू डिस्टेंस कर लेंगे, तो E बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ठीक है, देख लो ये ऑप्शन में है कि नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। पोलर मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल को कहते हैं बच्चों, बताओ। पोलर मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल को कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पहला ऑप्शन दिया है हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, तो जीरो डाइपोल मोमेंट तो नहीं होता है, क्यों, पोलर मॉलिक्यूल का ही ये एग्जांपल HCl। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेट डाइपोल इनका होता है। ठीक है, तो जीरो डाइपोल मोमेंट तो हो नहीं सकता है। एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इसका डाइपोल मोमेंट रहता ही रहता है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो दिया है बच्चों वो सही है। ठीक है ना, कि हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन बच्चों बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और फिलहाल अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हमने देखे कोई क्वेश्चन टफ नहीं थे, एक आध दो क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन अभी तक तो नहीं हुआ। फिलहाल मैं जितना डिस्कस किया उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आगे और क्वेश्चन मिलें, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊँगा। तब तक के लिए आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए और आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।